यूपी के अमरोहा जिले में एक लड़के की शादी होती है और शादी में सब धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब अपनी अपनी तरफ बिजी होते हैं। दूल्हे के दोस्त डांस वगैरह कर रहे होते हैं। उधर दूल्हे की शादी हो रही होती है और जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका कहना ये था कि पहले शादी हो जाए फिर खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन वहीं पर जो आम लोग थे, बाहरी लोग, उनका कहना ये था कि पहले खाना खा लेते हैं फिर तसल्ली से शादी वगैरह होगी। दोस्तों, तभी इसी बीच में लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। तभी इसी बीच में एक 30 साल की लड़की आती है शादी में और चीख चीख कर अपने हिसाब से उसे जो समझ में आ रहा था वो सब बोल रही थी। उसकी बातों को लोग समझ नहीं पा रहे थे, आखिर ये इतना चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है। इधर जो गाना वगैरह चल रहा था, तेज से साउंड बज रहा था, वो सब बंद करवाया जाता है और उस लड़की की चीख पुकार को सुना जाता है कि आखिर वो क्यों चिल्ला रही थी। उधर जो दूल्हा था उसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ जाती हैं। वो लड़की गाजियाबाद से आई हुई थी और वो अकेले नहीं आई हुई थी बल्कि पुलिस टीम के साथ आई हुई थी। वो यही चिल्ला रही थी कि मैंने इस लड़के से 7 साल से संबंध रखा, इसने मेरा शारीरिक शोषण किया और आज ये दूसरे से शादी कर रहा है। मैंने इससे कहा था कि अगर ये तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे बारात में पुलिस की टीम लेकर पहुंचूंगी। अब ये सब सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं और जो लड़की होती है, जब उसके कानों में ये आवाज़ जाती है जिससे उसकी शादी हो रही थी, तो वो तुरंत शादी से इनकार कर देती है। और दोस्तों, इधर जो लड़का होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये शादी टूट जाती है। इसी कहानी से संबंधित एक और कहानी आती है इलाहाबाद से, जहाँ पर लड़की जो है वो जब अपने प्रेमी के शादी की खबर सुनती है तो वो लगातार प्रेमी को धमकियां देने शुरू कर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और अगर तुमने जिससे शादी तुम्हारी तय हुई है उससे शादी किया तो मैं भी तुम्हारी शादी में पुलिस टीम के साथ पहुंचूंगी और तुम्हारी शादी किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। और इसी धमकी से वो दूल्हा अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की का कत्ल कर देता है। आज इसी कहानी को हम आपको सुनाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये पूरी कहानी उस 17 साल की नाबालिग लड़की जिसको कुछ नहीं पता था, उसके कत्ल की कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज, और प्रयागराज से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक थाना जिसका नाम है थरवई थाना क्षेत्र, और थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव का नाम होता है लखरावा, और लखरावा के ही गांव में एक बगीचे में एक लड़की की लाश पाई जाती है। दरअसल होता क्या है कि सुबह का समय होता है, सुबह 8:30 बजे का समय होता है, जब कुछ बच्चे सुबह खेतों में टहलने के लिए निकले हुए थे। तभी उनकी नज़र दो कुत्तों पर पड़ती है। एक कुत्ते के मुंह में एक कान था, वो भी इंसानी कान, और एक कुत्ते के मुंह में बड़े बड़े बाल थे, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कुत्ते किसी इंसानी लाश को नोच कर लेकर जा रहे हैं। और वो एक दोनों कुत्ते जो हैं वो बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। ये देखकर वो दोनों बच्चे डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कुत्ते ये इंसानी शरीर को नोच कर ला कहाँ से रहे हैं। और जब वो इस हालत में उन कुत्तों को देखते हैं तो वो आसपास के जो जगह थी, जो बगीचा था, वहाँ पर ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये कुत्ते ये ये सब ला कहाँ से रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। और उस लाश का जो वो लाश थी वो गड्ढे के अंदर थी, लेकिन उसका सर और हाथ निकल चुका था और जो कुछ शरीर जो कुत्तों ने नोच डाला था, शरीर बहुत ही बुरी तरीके से अस्त व्यस्त व्यस्त थी। अब ये देखकर वो बच्चे बहुत ही कम उम्र के थे और ये देखकर वो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और आसपास के लोगों से बताते हैं। और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ती है, आसपास के इलाके में पहुंच जाती है
और धीरे धीरे वहां पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाती है। आसपास के इलाके में दूर दूर से लोग आने लगते हैं उस लाश को देखने के लिए, जो कि एक गड्ढे के अंदर दबी हुई थी। अब उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है, और जब पुलिस को फोन किया जाता है तो संतोष कुमार, जो कि थाना प्रभारी थे थरवई थाना क्षेत्र के, और एसीपी चंद्रपाल सिंह वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। सारी पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और स्क्वाड डॉग वगैरह, सारी पुलिस टीम, थाने की पूरी पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह वहां पर जांच पड़ताल के लिए सब पहुंचते हैं, और मामला बहुत ही गंभीर रूप से लिया जाता है और बहुत ही गहराई से जांच होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से लोगों का वहां पर जमघट लगा हुआ था, और वहां पर उसी तरह पुलिस की टीम भी इकट्ठी हो जाती है और गहराई से जांच पड़ताल करना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस लाश की शिनाख्त हो नहीं पा रही थी कि आखिर ये मामला है कहाँ, कैसे ये लाश यहाँ पर आई, मर्डर है या कुछ और है, आखिर मामला क्या है। वहां पर खड़े लोगों के मन में हजारों सवाल थे और पुलिस के मन में भी हजारों सवाल थे। पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। बॉडी को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे तो साबित हो गया कि ये जो शरीर है, ये जिसकी लाश है, ये एक हत्या है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला कि पहले इसका गला दबाया गया, उसके बाद इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। मामला साफ हो गया कि ये हत्या है, मर्डर है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। कई दिन बीत जाते हैं और उसके बाद पुलिस 3 टीम गठित करती है इस मामले की जानकारी के लिए। अब पुलिस परेशान है, चारों तरफ हर थाने में जानकारी दी जाने लगती है। इसका जो भी चेहरा बचा हुआ था उसकी फोटो खींची जाती है, और लाश जैसी भी हालत में थी उसकी फोटो खींचकर हर थाना क्षेत्र में भेजा जाता है, हर जगह फोटो लगवाई जाती है। फाफामऊ, नवाबगंज, फूलपुर, सोरामपुर, होलागढ़, सारे प्रयागराज के सारे थाने में ये सूचना दी जाती है और ये अपील की जाती है कि अगर किसी भी गुमशुदा लड़की की अगर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए तो जानकारी यहाँ पर जरूर देना। ये लाश जो है लगभग 3 से 4 दिन पुरानी ही है, और इस लड़की की एज होगी लगभग 20 से 25 साल। ये कहकर पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। तभी कैंट थाना क्षेत्र से एक परिवार सामने आता है और कहता है कि हमारी बेटी, जिसका नाम साक्षी था, वो गायब हो गई है और कई दिनों से हम सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए जाती है, लेकिन जब स्कूल में पता किया गया तो वो स्कूल पहुंची ही नहीं थी, और स्कूल बताकर जाती है लेकिन वो स्कूल नहीं गई। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें हमने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी उसके गायब होने के बाद, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हमारी बेटी मिली भी नहीं। और जो ये लाश है, इससे मिलता जुलता उसका चेहरा है, और ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने बताना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है ये हमारे भाई की लड़की है, और हमारी जो पत्नी है वो बीमार थी, इसलिए इस लड़की को 3 साल से हम लोगों ने गोद ले लिया था। ये हमारे घर का काम काज करती थी, हम इसे अपने बेटी की तरह मानते थे। वो लोग बहुत ही रोते हुए बताते हैं, बहुत ही दुखी थे, क्योंकि हफ्तों से वो परेशान थे। अपनी बेटी को उन्हें देखे हुए हफ्तों बीत गए थे। वो बताते हैं कि इनके जो पिता थे उस लड़की के, वो मुंबई में रहते थे और इस बेटी को हमने ले लिया था गोद, और ऐसी कहानी उनके परिवार वाले बताना शुरू करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो वो जो लाश थी वो उस लड़की की ही थी जो परिवार सामने आया था। उस लड़की का नाम साक्षी था। अब ये जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और
लखरावा, जहां पर उस लड़की की लाश मिली थी, उससे 2 किलोमीटर दूर पर एक बैग पाया जाता है। उस बैग की जानकारी कुछ राहगीर देते हैं, क्योंकि पूरे इलाके में उस लड़की की लाश के बारे में लोग जागरूक हो गए थे, सतर्क भी हो गए थे। अब जब वो बैग पाया जाता है तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर जाती है और देखती है तो बैग के अंदर कुछ कॉपी रखी हुई थी, एक शीशा रखा हुआ था मुंह देखने के लिए, और मेकअप के कुछ सामान रखे हुए थे, और उसमें एक सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी, और उसमें एक आधार कार्ड भी रखा हुआ था। ये आधार कार्ड उस लड़की का था जिसका नाम साक्षी था। अब मामला धीरे धीरे साफ होने लगा। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होने लगा कि ये मामला लव एंगल की तरफ जाएगा, क्योंकि उस बैग में एक सिंदूर की डिब्बी पाई गई। पुलिस बहुत परेशान थी, हफ्तों तक परेशान थी। कोई जांच पड़ताल, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस आधार पर कातिल को पकड़ा जाए। अब जब पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता तो घर वालों से पुलिस जानकारी लेना शुरू करती है साक्षी के बारे में। साक्षी के बारे में पूछा जाता है कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिससे उसका अफेयर था, जिससे आपको शक हो। स्कूल में भी पूछा जाता है साक्षी की सहेलियों से, वहाँ के उनके क्लास के कुछ बच्चों से, लेकिन किसी को उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और उसके बाद जब पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता तो घर वालों से, हाँ, हालांकि एक जानकारी घर वालों ने दी कि उस लड़की के पास एक फ़ोन था, लेकिन फ़ोन में सिम कार्ड नहीं था, क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ था। उसी से वो अपना नेट वगैरह चलाया करती थी और पढ़ाई भी किया करती थी, ऐसा घर वालों ने बताया। अब जब पुलिस उस फ़ोन को पाती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता, कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगता जिससे कातिल तक पहुंचा जाए, क्योंकि उस फ़ोन में सिम भी नहीं था। अब उसके बाद पुलिस के पास कुछ नहीं बचता, तो जो पुलिस बैग पाई हुई थी, उसमें जो कॉपी वगैरह रखी हुई थी, उसमें एक एक पन्नों को पढ़ना शुरू किया कि अगर शायद इसमें कुछ लिखा हो। जब पुलिस ने एक एक पन्नों को पढ़ना शुरू किया, सारी कॉपी खंगाली, घंटों तक पुलिस परेशान हुई। पूरी पुलिस की टीम, हर एक बारीकी से हर चीज को देखा गया। तो एक कॉपी में एक जगह एक बहुत ही महीन अक्षरों में नाम लिखा था, दीपक। अब दीपक नाम सुनकर पुलिस घर वालों से पूछताछ करना शुरू करती है कि क्या आप किसी दीपक नाम के लड़के को जानते हैं। घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जानते। जब घर वालों ने मना कर दिया तो पुलिस उस स्कूल के, जो उसके साथ कुछ लड़कियां पढ़ती थी, जो उसकी सहेलियां, उनसे पूछने की कोशिश करती है, क्योंकि अक्सर सहेलियों को सच्चाई पता होती है, तो वो लोग ही मना कर देते हैं। लेकिन फिर पुलिस की जो उम्मीद जगी हुई थी वो भी उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था उस दीपक नाम के लड़के को। उसके बाद उस कॉपी में लगभग 16वें, उस कॉपी के 16वें पेज पर एक नंबर लिखा हुआ था और महीन अक्षरों में लिखा था। और उस नंबर से पुलिस की एक बार फिर से उम्मीद जगती है और उस नंबर पर पुलिस कॉल करना शुरू करती है, तो वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। और उस नंबर को घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले, वो नंबर किसी से मैच नहीं खा रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि शायद इस नंबर से कोई सबूत मिल जाए। अब पुलिस उसकी सीडीआर लोकेशन चेक करना शुरू करती है। नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा था, लेकिन जब लोकेशन चेक करना शुरू करती है तो वो उसी इलाके की लोकेशन बताता है। जब पुलिस लाश को कब्जे में ले रही थी, पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही थी, तो वो फोन स्विच ऑफ था और उसी इलाके में था। मतलब जहां पर ये लाश थी, वो इंसान कहीं ना कहीं वहीं खड़ा था, उसी इलाके के आसपास का वो आदमी था। शक धीरे धीरे गहराता जाता है और उस फोन को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। कई दिनों तक वो फोन स्विच ऑफ था, लेकिन आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है, वो बच नहीं पाता। सर्विलांस पर लगाया जाता है और ट्रेस करते हुए वो इंसान पकड़ा जाता है, और वो इंसान का नाम था हर्षवर्धन यादव सिंह, और एक नाम दीपक भी था। अब कहीं ना कहीं कातिल सामने आ गया था, और जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो पहले तो हर कातिल की तरह वो भी इनकार कर रहा था कि हम नहीं जानते हैं।
कुछ नहीं जानते, लेकिन वो पुलिस के सवालों से बच नहीं पाता है और सच उगलना शुरू करता है। पुलिस जब उस इंसान के बारे में पूरी जानकारी लेती है तो पता चलता है कि वो हर्षवर्धन 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। इस समय वो आर्मी में है। उसे 6 से 7 साल हो गए हैं सेना में भर्ती हुए। और जब वो जम्मू कश्मीर में वो खुद बताना शुरू करता है, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो वो बताता है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में, हम उस समय कुछ इंस्टाग्राम चला रहे थे और रील्स देखते देखते मुझे एक ऐसी रील्स दिखी जो साक्षी की थी। और जब हमने उससे संपर्क साधना शुरू किया तो पता चला कि वो हमारे प्रयागराज की है, बिल्कुल पास की है। तो हमने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया और बातचीत इस कदर बढ़ी कि हमने जून 2025 में उनसे मुलाकात भी की। हम दोनों की मुलाकात भी हुई और नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि उसे हमसे बेहद प्रेम हो गया था। कहीं ना कहीं लड़की बेहद प्रेम करने लगी थी, लेकिन लड़के तो अक्सर टाइम पास ही करते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला था। वो उधर उससे बात भी कर रहा था, उसे समय भी दे रहा था, वीडियो कॉल वगैरह, और पूरा टाइम देती, लेकिन वो लड़का अपना भी देख रहा था। और वो जो लड़की थी वो पूरी तरह से सीरियस थी, लेकिन लड़का तो सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था। और नवंबर 2025 में वो एक फोटो अपलोड करता है इंस्टाग्राम पर अपने होने वाली बेबी की। ये फोटो जब वो लड़की देखती है तो परेशान हो जाती है और गुस्से में कॉल करती है और कहती है ये लड़की कौन है। तो वो बताता है कि इससे हमारी शादी होने वाली है, 25 नवंबर को हमारी शादी है। ये सुनकर वो लड़की आग बबूला हो जाती है और कहती है तुम बात मुझसे करते हो, प्यार मुझसे करते हो और शादी किसी और से कर रहे हो, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा पता जानती हूँ, तुम्हारे घर वालों को जानती हूँ। तुम शादी करोगे तो हम वहां तक पहुंचाएंगे और पुलिस टीम के साथ आएंगे कि तुमने हमारा शारीरिक शोषण किया है और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इस बात से कहीं ना कहीं वो फौज का जवान डर गया और उसे लगा कि ये लड़की कर सकती है, क्योंकि ये सब कुछ जानती है हमारे बारे में। शायद ये प्रेम ऑनलाइन तक ही रहता तो ऐसा ना हो पाता, लेकिन ये सब कुछ जानती है तो बचना मुश्किल है। और उस लड़के की शादी थी 25 नवंबर को और 8 नवंबर को वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है। जब वो 8 नवंबर को अपने घर आता है तो उस लड़की को समझाते समझाते परेशान हो गया था कि हमारी जाति अलग है, तुम हमसे बहुत छोटी हो। उस लड़की की उम्र मात्र 17 साल थी। बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हमारी शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती, लेकिन उस लड़की की सिर्फ एक जिद थी कि शादी तो तुमसे ही करनी है। वो लड़का परेशान हो गया समझाते समझाते। उधर उसकी शादी भी नज़दीक आ गई। वो काफ़ी मजबूर हो गया कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। वो तो अभी उस लड़की को सिर्फ खेल खेल में ले रहा था, वो तो इतना सीरियस हो गई है, उसकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर सकती है। इसलिए जब वो 8 नवंबर को आता है तो वो 9 नवंबर का दिन साधता है, 9 क्या 10 नवंबर का। और उस दिन वो उस लड़की से मिलने की बात करता है। वो लड़की भी तैयार हो जाती है, लेकिन ये लड़का शायद किसी और ही तैयारी में था। ये एक धारदार हथियार खरीदता है और उस लड़की से मिलने चला जाता है। वो लड़की भी आती है। ये दोनों आज़ाद पार्क में जाते हैं और लगभग 5 घंटे बात करते हैं। वो लड़का लगातार समझा रहा होता है कि हम किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकते, तुम हमारी बात को मान जाओ। लेकिन वो उस लड़की की सिर्फ एक ही जिद थी कि शादी तो तुमसे करूँगी, मैं तो सिंदूर लाई हूँ, आज सिंदूर भर दो, हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन दोस्तों वो लड़का लगातार समझा रहा था। कहीं ना कहीं वो उससे 6-7 साल बड़ा था और उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो उसे अपने मन में उसके बारे में सपने सजा चुकी थी। वो उसे जुदा नहीं कर पा रही थी और सब कुछ करने के लिए तैयार थी। अपना घर छोड़कर आई थी अपने घर वालों को बिना बताए कि हम स्कूल गए हैं, और वो 5 घंटे तक उससे बात करती रहती। उसके बाद ये दोनों आज़ाद पार्क से जाते हैं भरद्वाज और वहाँ पर जाकर 2.5 घंटे बात करते हैं। वहाँ भी वो उसे समझाता रहता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। और कहीं ना कहीं
वो लड़का उसे मौका दे रहा था कि शायद ये समझ जाए, अगर ना समझे तो हमने तो तैयारी कर ही ली है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी इज्जत मर्यादा को भी बचाना चाहता था और उस लड़की से बचना भी चाहता था। अब होता क्या है, वो लड़का मजबूर होता है क्योंकि उसकी 25 नवंबर को शादी थी। इधर इस लड़की की इतनी बड़ी जिद थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो शादी समारोह में आकर तुम्हारी बेइज्जती करवा देंगे और पुलिस टीम के साथ पहुंचेंगे। और अभी नया नया मामला हुआ था, इसलिए वो लड़का डर जाता है। अब दोस्तों, वो लड़का इसी तरह सारी चीज़ें पुलिस को बताना शुरू करता है और वो बताता है कि काफ़ी शाम हो गई थी उसे समझाते समझाते, और उसके बाद वो उसे लखरावा गांव ले आता है और ये बताकर ले आता है कि वहाँ पर एक मंदिर है, चलो वहीं पर शादी कर लेते हैं। वो लड़की उसके साथ ऊपर विश्वास करके वहाँ पर चली जाती है और वो लड़का बगीचे में ले जाकर उसका गला घोट देता है और उस लड़की की वहीं पर जान निकल जाती है। और उस धारदार हथियार से जो वो लिया था उसके ऊपर कई बार वार करता है और उस लड़की की जान निकल जाती है। उसके बाद वो वहीं पर उसे गाड़ देता है और वो अपने घर चला जाता है। वो अपने आप को बहुत ही दिमागी समझ रहा था, अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता है और सोचता है कि ये तो इंस्टाग्राम की दोस्ती है, पुलिस हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इधर जब लोगों का जमघट लगा हुआ था, लाश पकड़ी जा चुकी थी, तब उसे लग रहा था कि हम पर तो कोई शक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिरकार पुलिस पहुंच जाती है और ये सब कहानी बताने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। सतर्क रहें, सावधान रहें, जमाना बहुत ही बुरा चल रहा है, कोई नहीं बच सकता है, इसलिए हमें सतर्क और सावधान दोनों रहना चाहिए। धन्यवाद।